न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रतियोगिता दर्पण का जो सितंबर माह का एमसीक्यू लेकर के आए हैं, सितंबर 2025 का। आप इसे देखें और इसे अध्ययन करें, और यह इस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया है जिसे आप यदि पढ़े हैं तो रिवीजन होगा, यदि नहीं पढ़े हैं फिर भी आपका लगभग सभी टॉपिक कवर कर जाएगा। चलते हैं टॉपिक पर, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1 मई 2024, ऑप्शन बी है 1 जून 2025, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 2025, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल नीति 2025 आपका है। नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025, 2001 का आपका जो खेल नीति था उसके स्थान पर अब नया खेल नीति जारी हो गया है, लागू किया गया है, नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025। आपको यहाँ से पूछना चाहेगा तो इस तरह से पूछेगा, या नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 कब लागू की गई, या इससे पहले कब खेल नीति लागू किया गया था, वो पूछ सकता आपसे है। तो दो तीन तरह से जो बनेगा आराम से बना सकते हैं आप है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुसील श्रेणी का INS तमाल युद्धपोत किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस से प्राप्त हुआ है। यह इस तरह से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरह से आप देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है? अर्थात गोताखोरी में और बचाव में कौन सा जो इसमें पोत है जो हेल्प करेगा? तो ऑप्शन ए है INS तमाल, ऑप्शन बी है INS बी, INS तमाल ही है, ऑप्शन सी है INS निस्तार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी होगा, अर्थात INS निस्तार है पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है, अर्थात गोताखोरी साथ ही साथ आपका आपदा समय में इससे हेल्प मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोजेक्ट 17NA क्या है? ऑप्शन ए है स्टिल्थ फ्रिगेट युद्धपोत से संबंधित है, ऑप्शन बी है पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन सी है मिसाइल निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका स्टिल्थ फ्रिगेट युद्धपोत से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, स्टिल्थ फ्रिगेट जो पोत होता है, युद्धपोत होता है, वह रडार है या इंफ्रारेड रे के जद में, अर्थात उसके द्वारा पकड़ना मुश्किल होता है। मतलब स्टिल्थ तकनीक है आपका है। स्टिल्थ तकनीक जिस युद्धपोत में यूज किया जाता है वह रडार से, इंफ्रारेड से वह पकड़ में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनेस्को के 47वें सत्र की बैठक में जुलाई 2025 में भारत के किस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए शांति निकेतन, ऑप्शन बी होयसल मंदिर, ऑप्शन सी असम के अहोम राजवंश के मैदान, ऑप्शन डी है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो असम का अहोम राजवंश से संबंधित जो स्थल है मैदान, वो उसको 2024 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। शांति निकेतन और होयसल मंदिर कर्नाटक में आपका है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। टैगोर जी ने स्थापित किया था शांति निकेतन, और होयसल वंश के शासक ने कर्नाटक में होयसल मंदिर का निर्माण किया था। इस तरह से यह दोनों
2023 में शामिल किया गया था, और सी 2024 में, और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को शामिल किया गया है 2025 में। आपका इसमें 12 किला है शिवाजी से संबंधित आपको। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारत के किस अंतरिक्ष यात्री प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिनों तक रहा है? ऑप्शन ए है गोपी ठोटाकुरा, ऑप्शन बी है राकेश शर्मा, ऑप्शन सी है शुभ्रांशु शुक्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्सियम 4 आपका है, एक्सियम अमेरिका का एक्सियम स्पेस है, उसका यह मिशन था, और इसमें स्पेस एक्स और नासा ने सहयोग किया था। और इसी एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभ्रांशु शुक्ला और 3 अन्य व्यक्ति फॉल्कन रॉकेट से, स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों तक रहा था। इसका आंसर हो जाएगा सी। और आप यह भी जानते हैं भारत का पहला जो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है 1984 में सैल्यूट 7 ऑर्बिट में 8 दिनों तक रहा था। यदि पूछता है आपसे कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो राकेश शर्मा। यदि आपसे पूछता है भारत का पहला कौन अंतरिक्ष यात्री जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों तक रहा, तो शुभ्रांशु शुक्ला है, ग्रुप कैप्टन है वायुसेना में। ऑप्शन ए गोपित जो ठोटाकुरा है, एक उद्यमी है, पायलट भी है, और यह अमेजन के ब्लू ओरिजिन ऐप का है, उस कंपनी के द्वारा यह 11 मिनट तक अंतरिक्ष में रहा था। तो इस तरह से हम इसका तीनों का ऑप्शन देखें कि कौन क्या है। राकेश शर्मा के बारे में बहुत बार पूछा गया है। अब आपसे यदि अभी जो हाल के क्वेश्चन पूछेगा तो शुभ्रांशु शुक्ला या राकेश शर्मा से पूछ सकता है, तो इस तरह से इसको याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सियम 4 मिशन के संबंध में सत्य है यह मिशन स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से किया गया, अर्थात प्रक्षेपण किया गया। ऑप्शन बी है इसमें भारतीय सहित 1 भारतीय सहित 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। ऑप्शन सी है यह उड़ान 25 जून 2025 को की गई, तथा 15 जुलाई 2025 को प्रशांत महासागर के सैन डियागो तट पर उतरा। ये किसी तरह से पूछेगा तो ये दोनों क्वेश्चन को यदि ध्यान में रखिएगा तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन डी इसमें है इनमें से सभी, तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। हाल में प्रधानमंत्री इनमें से किस देश की यात्रा की है? आपका 2 से 9 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री जी ने यात्रा किया है। उसमें ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है त्रिनाड एंड टोबैको, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, डी इनमें से सभी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सभी। मतलब जुलाई में 2 से 9 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री जी यात्रा किए थे। क्वेश्चन नंबर 9A अर्थात 9 है, इनमें से सम्मिलित है राष्ट्रपति के संबंध में। घाना के राष्ट्रपति जॉन दमानी है। त्रिनाड एंड टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कैगालो है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, यह सभी सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा देश भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया? ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है त्रिनाड एंड टोबैको, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, डी है इनमें से सभी। और यह जान लीजिएगा अभी
हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ इन 5 देशों में यात्रा की है तो सभी देश अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो उसको देख लीजिएगा इस तरह से। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। सत्रहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में सत्य है। इसका आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ। इसका थीम था स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ऑप्शन सी है ब्रिक्स में 11 सदस्य है, जिसमें 1 जनवरी 2025 को 11वां सदस्य के रूप में इंडोनेशिया को शामिल किया गया। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि पूछेगा 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ। थीम यदि पूछता है तो थीम याद करके रखिएगा। 11वां सदस्य देश कौन है तो इंडोनेशिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं 3-4 तरह से जिस तरह से पूछेगा आप आराम से इस कोई यदि याद करके रखते हैं तो बन जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 को इनमें से किस देश ब्रिक्स का सदस्य बना। ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है इथियोपिया ईरान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब यूएई, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अर्थात 1 जनवरी 2024 को यह सभी देश ब्रिक्स का सदस्य हो गया। तो इस तरह से इसको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में 2026 में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है ईरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। तो इस तरह से ब्रिक्स पर जो हाल में सम्मेलन हुआ है, जो क्वेश्चन बनने वाला है उसके बारे में हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन देखें। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरपी को किस देश ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो यह आप जानते हैं कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और उस संगठन का नाम आया था द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरपी। उस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, अमेरिका घोषित किया। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है नाटो के संबंध में इनमें से कौन सही है। ऑप्शन ए है इसकी स्थापना 1949 में हुई, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन बी है 32 सदस्यीय नाटो का सम्मेलन 24-25 जून को 2025 में द हेग नीदरलैंड की राजधानी में हुआ है। नाटो का आगामी शिखर सम्मेलन 2026 में तुर्की में होगी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यह जानते हैं कि नाटो की स्थापना 1949 में हुआ और इसका वर्तमान में मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और अभी नाटो में 32 सदस्य देश है। 31वां आपका है फिनलैंड है, 32वां आपका है स्वीडन है, नॉर्डिक कंट्री है। यह याद करके रखिएगा, यह पूछा हुआ है क्वेश्चन है हाल के दिनों में। और नाटो का जो अगला शिखर सम्मेलन होगा 2026 में तुर्की में होगा। इस तरह से इसके आसपास से जो भी रहे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है अमेरिका इनमें से किस संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन से अलग हो गया है।
ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल में आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनेस्को से अपने को अलग कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखें, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है इसे ब्रिटेन के हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी है इसमें प्रथम रैंक सिंगापुर को प्राप्त हुआ, अर्थात सिंगापुर का पासपोर्ट यदि आपके पास है तो 193 देशों में विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के तहत यात्रा कर सकते हैं। ऑप्शन सी है इसमें भारत का रैंक 77वां है, 77वां है। इसके द्वारा 59 देशों में यात्रा की जा सकती है, अर्थात विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के तहत आप 59 देशों में यात्रा कर सकते हैं। डी इनमें से सभी, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिर्फ रैंक पूछेगा तो भारत का 77वां है, यह याद करके रखिएगा। प्रथम आपका है सिंगापुर है, इसको याद करके रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 है, हाल में किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में युद्ध हुआ है। ऑप्शन ए है थाईलैंड एंड कंबोडिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड एंड वियतनाम, ऑप्शन सी है वियतनाम एंड लाओस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये थाईलैंड एंड कंबोडिया में 2025 में युद्ध हुआ है और क्षेत्र के लेकर के है। यहीं पर कंबोडिया में ही प्री बिहेयर आपका मंदिर है, कहा था यह शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर है कंबोडिया में। यदि पूछता है कि प्री बिहेयर मंदिर कहाँ है, किस देवता से संबंधित है, तो शिव मंदिर से संबंधित है, शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। और हाल में किस किस से लड़ाई हुआ, तो थाईलैंड और कंबोडिया आपका है। अगला क्वेश्चन देखें, 23 से 26 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री किन देशों की यात्रा की है। तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन और मालदीव, ऑप्शन बी है ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी है मालदीव और मॉरिशस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ये ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा किए थे। आप जानते हैं कि हाल में ब्रिटेन के साथ CETA का समझौता हुआ था, कम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, और मालदीव को अभी हाल में यात्रा किए थे। और भारत का कोई प्रथम प्रधानमंत्री है जिन्होंने मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर प्रथम बार अतिथि के रूप में गए थे, और मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 4800 कुछ समथिंग करोड़ रुपया लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में ऋण भी दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने। और आप यह भी जानते हैं मालदीव के संबंध में कि हमारा पड़ोसी देश है हिंद महासागर में, दक्षिण पश्चिम में, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट पड़ोसी भी है। और वर्तमान में जो आपका राष्ट्रपति है मुइजू है, और मुइजू के शासन के आरंभ में बहुत काफ़ी तनाव के बारे में पढ़े होंगे भारत और मालदीव के रिलेशन के संबंध में। अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है 2012। इसका आंसर हो जाएगा 2012। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 है, नबिया का पूरा नाम क्या है। इस तरह का क्वेश्चन आपको BPS में ही पूछा गया है, बैंकिंग में अधिकांश रूप से पूछा जाता है। ऑप्शन ए है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स, ऑप्शन बी है न्यू एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स, ऑप्शन सी है नो एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स, डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए है इसका। जिनको बैंकिंग देना है या BPSC देना है या AEDO दे रहे हैं, तो ये सब इस तरह से दरोगा में भी पूछ सकता है आपसे है। अगला क्वेश्चन देखें, नबिया योजना के संबंध में सही है। यह युवा
यह युवा किशोरियों के कौशल विकास के लिए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत 10वीं पास 16 से 18 वर्ष के किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन सी है, इसकी शुरुआत 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की है। डी इनमें से सभी है। आपका यदि सिंपल में पूछेगा कि नव्या योजना किससे संबंधित है, युवा किशोरियों से है, आराम से बना सकते हैं। यदि इसी में पूछ देगा कि किस वर्ग पास के लिए है, तो 10वीं वर्ग के जो पास है उस लड़की के लिए है। किस आयु को इसमें शामिल किया गया है, 16 से 18 वर्ष की आयु को इसमें शामिल किया गया, स्केल किया जाएगा और वोकेशनल कोर्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 24 जून 2025 को किया गया है और 2 मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय, 2 मंत्रालय है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन रहेगा, इसी में से आपको यदि कुछ भी पूछेगा, ऑनलाइनर पूछेगा वो भी बनेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा वो भी बनेगा आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष से लागू की गई है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2025, ऑप्शन बी है 1 अगस्त 2025, ऑप्शन सी है 1 मई 2025, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 अगस्त 2025 से लागू की गई है और 1 जुलाई को मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकार किया था और 1 अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संबंध में सही है? यह योजना रोजगार को बढ़ावा देने से संबंधित है। ऑप्शन बी है, इसमें रोजगार देने वाला नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऑप्शन सी है, इसका उल्लेख 2024-25 के बजट में किया गया था। ऑप्शन डी इनमें से सभी, तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, सभी होगा आंसर। अर्थात जो नियोजित होगा उसको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो उसे नौकरी देगा, जो नियोक्ता है उसको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इसका उल्लेख किया गया 2024-25 के बजट में किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री धन कृषि योजना का उल्लेख किस बजट में किया गया है? ऑप्शन ए है 2023-24, ऑप्शन बी है 2024-25, ऑप्शन सी है 2025-26, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उल्लेख आप पढ़े होंगे 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री ने की थी। अगला क्वेश्चन है 26, प्रधानमंत्री धन कृषि योजना के संबंध में सही है? इसे 100 जिलों में लागू की जाएगी। ऑप्शन बी है, इस योजना पर 24,000 करोड़ खर्च की जाएगी 6 वर्षों में, 6 वर्ष के लिए है। इसमें 11 विभागों के 36 योजनाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें 11 विभाग के 36 योजना, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का जो योजना है उसको भी शामिल किया जाएगा। ऑप्शन डी इसमें, इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा डी। यह आपका चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी में इस तरह से कोई योजना पर पूछता है तो आराम से बना सकते हैं, या शॉर्ट नोट से पूछता है तो इसको भी डाल दीजिएगा, तो इतना आपको मेंस में भी काम आएगा यह। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें सुमेलित है राज्यपाल या उपराज्यपाल? ऑप्शन ए है प्रोफेसर असीम कुमार घोष, हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं। ऑप्शन बी है पीए गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। के गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी, इसका आंसर डी है, सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है अजय सेठ, ऑप्शन बी है पराग जैन, ऑप्शन सी है वर्षा देशपांडे, ऑप्शन डी है आर दोराईस्वामी। इसका आंसर है वर्षा देशपांडे, जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है, और वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र की है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे को दिया गया है।
और अजय सेठ आप जानते हैं, अजय सेठ इरडा के चेयरपर्सन है। पराग आपका आर्द्राश्रमी है, आपका जीआईसी से है। पराग जैन रॉ के प्रमुख है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा वर्षा देशपांडे। अगला क्वेश्चन देखें। युद्धाभ्यास आक्रमण भारत के किस सेना से संबंधित है? थल, नेवी, वायु, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह वायुसेना से है और यह राजस्थान के मरुस्थल में इसका अभ्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। जुलाई 2025 में विश्व के किस देश का टीम प्रथम रैंक प्राप्त किया है? यह फुटबॉल से संबंधित है। यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना है, ऑप्शन बी है स्पेन है, ऑप्शन सी फ्रांस है, ऑप्शन डी इंग्लैंड है। तो उसमें प्रथम स्थान अर्जेंटीना को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्पेन को, तीसरा फ्रांस को, चौथा इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है 31। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला फिडे विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? ऑप्शन ए है कुनेरू हम्पी, ऑप्शन बी है दिव्या देशमुख, ऑप्शन सी है आर वैशाली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख जो महाराष्ट्र की है, वह फिडे विश्व कप 2025 जीती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से हम लोग सितंबर 2025 का एमसीक्यू देखे और इससे आपको दर्पण का वो टॉपिक जो क्वेश्चन सेट है रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और इससे देखें और इससे लाभ उठाए। फिर हम एक नया दर्पण अगला वीडियो में लेकर के आएंगे, उसको भी देखें आप, उससे लाभ उठाए। तब तक के लिए धन्यवाद।